हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिए हैं दो पार्टनर माइक और अजय। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग है। कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख। अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हो तो क्या बनेगी? 6:4। 6:4 को आप और भी कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। 2 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा? 3:2। रेशियो आ गई आपके पास। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। फर्म के डिसोल्यूशन पर एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया गया ये आपको दिया गया है। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या लिखोगे? डेबिट साइड पर लिखोगे एसेट्स, वो एसेट्स जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सन्ड्री एसेट 16,30,000 ये आप लिखो। कैश आपका यहाँ पर नहीं आएगा, कैश या बैंक बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता। क्रेडिट साइड पर लिखोगे आप आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो सबसे पहले आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट, ये नहीं लिखा जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका 1 लाख रुपए का। तो बहुत ध्यान से समझना, जब भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो तो आपको चेक करना है क्या इसके अगेंस्ट क्लेम है। हाँ, क्लेम है 40,000 का। तो ये 40,000 की लाइबिलिटी आ रही है, खर्चा आ रहा है। इसके लिए आपने रिजर्व बनाया था, तो जितना आपका खर्चा है ना, सिर्फ उतनी अमाउंट तक का रिजर्व आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे रियलाइजेशन का। कि एक तरह से ये आपने एक पॉकेट मनी इकट्ठी की हुई है इस खर्चे के लिए, वो आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे ताकि इसी के साथ हम इस खर्चे को मीट कर सके। क्लियर है? बाकी बचा 60,000, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आईएफआर के केस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में, तो चाहे जितना भी होता है हम पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन कंडीशन है कि आपकी इन्वेस्टमेंट और आईएफआर दोनों होने चाहिए बैलेंस शीट। लेकिन डब्ल्यूसीआर के केस में जितना क्लेम है सिर्फ उतनी ही अमाउंट तक का रिजर्व आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। क्लियर है? दूसरा आपका क्रेडिटर्स आ जाएगा 2 लाख, बिल्स पेबल 60,000। अदर्स, अदर्स का मतलब है ये भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है। इसमें आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, प्रोविजंस हो सकते हैं, कोई लीगल क्लेम्स, कुछ भी ऐसा खर्चा हो सकता है जो आपको पे करना है। तो ये भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, 3,40,000। इसके बाद हम जब एसेट को बेचते हैं तो वो पैसा मिलेगा, उसे हम कहाँ लिखेंगे? सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट, वो लिखोगे आप क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ लिखा है कि हमने एसेट्स को बेचा और हमें 14 लाख रुपए मिले। 16,30,000 वाली एसेट को हमने 14 लाख में बेचा तो हमें कैश मिला। तो बाय कैश अकाउंट लिखो 14 लाख रुपए, और कुछ नहीं लिखोगे सन्ड्री एसेट या कुछ भी ऐसा। उस अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे या क्रेडिट नहीं करोगे, आपके पास कैश आ रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 14 लाख। इसमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, आपको ये भी बॉदर नहीं करना। ऑटोमेटिकली एंड में जो आपके पास फिगर आएगा वो प्रॉफिट या लॉस का होगा। वैसे भी आप समझो, यहां पर हमने अगर लिखा 16,30,000 ऐसे डेबिट साइड है और यहाँ पर हमने सेल प्रोसीड लिखी 14 लाख, तो 2,30,000 का बैलेंस आपका डेबिट साइड का ज्यादा हो गया। तो डेबिट साइड का टोटल अगर ज्यादा होगा इसका मतलब क्या है? लॉस है। तो ऑटोमेटिकली इसका टोटल यहाँ ज्यादा आ रहा है, तो आपका लॉस ही डिनोट कर रहा है। इसके बाद आ रहा है कि आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। कितने में? 31 मई को जो आपको पे करनी थी क्रेडिटर्स को। आपकी एक डेट डिसाइडेड थी कि हम इतना क्रेडिट पीरियड अवेल करेंगे, 90 डेज, 30 डेज, इतना पीरियड आपको मिला था। आपको ये पेमेंट 31 मई को करनी थी। कितनी पेमेंट? क्रेडिटर्स की 2 लाख रुपए की। लेकिन आप उसे 31 मार्च को ही पे कर रहे हो। 31 मार्च को फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो 31 मार्च या 1 अप्रैल को आप पे कर रहे हो, तो 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हो। तो उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट का रेट लिखा है 3% पर एनम। पर एनम का मतलब है ये पूरे साल का रेट है, आपको पीरियड के अकॉर्डिंग अपना डिस्काउंट निकालना है। अगर 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हो
तो 3% पूरे साल का कितना बनेगा? 6,000। और हम दे रहे हैं 2 महीने पहले, तो 2 महीने के हिसाब से 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 2 लाख की जगह आपने कितनी पेमेंट की? 1,99,000। तो पेमेंट लाइबिलिटीज की कहाँ लिखोगे आप? डेबिट साइड पर। तो 1,99,000 क्रेडिटर्स की पेमेंट की। बिल्स पेबल कहा जा रहा है कि आपको बिल्स पेबल को पेमेंट करते हुए 1,000 रुपए की रिबेट मिली। रिबेट का मतलब भी डिस्काउंट है। तो बिल्स पेबल आपके 60,000 थे, जो कि आपने 59,000 की पेमेंट की, तो बिल्स पेबल भी पेमेंट हो गए। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जो कि आपको लाइबिलिटी है, पे करना है। हमने रिजर्व की अमाउंट ट्रांसफर कर दी है, अब हम ये लाइबिलिटी की पेमेंट दिखाएंगे कि हमने इतनी पेमेंट कर दी। आपका जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर था, या रिटायरमेंट का चैप्टर था, या डेथ ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर था, वहां पर क्या होता था कि आपको आगे बैलेंस शीट बनानी होती थी, आगे बिजनेस चल रहा होता था, जहां पर हम दिखाते थे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एज अ लाइबिलिटी बैलेंस शीट में। नई फर्म की बैलेंस शीट में आप उसे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एज अ लाइबिलिटी साइड पर दिखाते थे कि हम इसे आगे जाकर के पे करेंगे। लेकिन अब तो फर्म ही वाइंड अप हो रही है, तो आप इसे आगे नहीं दिखाओगे, अभी इसकी पेमेंट सेटल करोगे। ये लाइबिलिटी है, इसको भी आप क्लियर करोगे। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, आप इसकी भी पेमेंट दिखाओगे 40,000। इसको छोड़ना नहीं, छोड़ दोगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। जितना हमारा रिजर्व का था, हमने रिजर्व का हिस्सा यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। ये दोनों एक दूसरे से सेट ऑफ हो गए एक तरह से। क्लियर है? तो आप ये सोच रहे थे कि हमने रिजर्व बनाया तो उसका क्या फायदा हुआ? ये एक तरह से आपका रिजर्व के साथ ही ये खर्चा आपका सेटल हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा, आपने अदर्स अदर्स लाइबिलिटी भी है, जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो लाइबिलिटीज में आपको हमेशा चेक करना है कि सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट हमने दिखा दी है। अगर किसी के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन, तो हमको यही मान के चलना है कि वो लाइबिलिटी हमने पूरी बुक वैल्यू जितनी हमने शो की हुई है, पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है। तो टोटल ये लाइबिलिटीज आपकी पेमेंट हो गई 6,38,000। इसके बाद आपने डिसोल्यूशन का खर्चा पे किया। डिसोल्यूशन का खर्चा पे किया 30,000। तो वो खर्चा है, लाइबिलिटी है, नुकसान है, तो हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो टू कैश अकाउंट 30,000। सारा कुछ लिखने के बाद अब बारी आती है कि हम चेक करें कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ पर आ रहा है आपका लॉस 2,58,000 का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 के रेशियो में आप इसे बांटोगे, तो माइक के हिस्से आएगा 1,54,800 और अजय को मिलेगा 1,03,200 रुपए। तो ये लॉस है, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट करोगे। एंड में लिखो टोटल, और ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है, तो यहाँ पर लिखो ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपको बैलेंस शीट से मिल जाएगा 6 लाख और 4 लाख। इसके बाद रियलाइजेशन का लॉस 1,54,800 और 1,03,200 रुपए। क्या हमने सब कुछ लिख लिया? क्लोजिंग का करें हम? नहीं, अभी आप भूल गए। WCR का 1 लाख का बैलेंस था, जिसमें से 40,000 का हमारा क्लेम था। हमने 40,000 का क्लेम इसके साथ एडजस्ट कर दिया। बाकी बचा हुआ रिजर्व 60,000, वो बचा हुआ है, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 60,000 का जो आपका बचा हुआ है, उसे 3:2 की रेशो में अगर आप बांटते हो, तो 36,000 मिलेंगे माइक को और 24,000 अजय को। रिजर्व एक तरह से प्रॉफिट है, तो इनके कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। अब वाइंड अप कर रहे हो, तो फाइनली आप पेमेंट करोगे, क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकालोगे। तो दोनों पार्टनर्स का जितना जितना बैलेंस था, हम उन दोनों को पेमेंट कर देंगे। 4,81,200 माइक को और अजय को 3,20,800 रुपए। तो ये दो अकाउंट्स आपको बनाने के लिए कहा था, हमने दोनों बना लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ बने रहो, कनेक्टेड रहो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।